बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जिस किस्म की जिम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही जिम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया। तहरीक इंसाफ ने डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह डीजी साहब ने गाली दी, बदतमीजी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें सेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीजी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये डीजी साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पांव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फौज का हमेशा से यह कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते, ये चीज उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो डीजी ISPR ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूं, साबिर भाई हैं, बल्कि यहां पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहां बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फोटोज चला चला के जो है वो डीजी साहब वहां पे नफरत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीजें करना जेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफरत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई। और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए, कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सब्र आ जाता है, लेकिन यह मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याया खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी डीजी ISPR इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना डीजी ISPR आ गए। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीजन मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूं। अभी तहरीक इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी जी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे डीजी ISPR से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्जाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आवाम को बताना जरूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। यानी मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। इमरान खान तो हमेशा यही कहता है। और जंग के वक्त हम फौज के साथ खड़े हुए, और ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस बात का शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का भी, कि आप पूरी ताकत से जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इंडिया के खिलाफ। और खड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही होना था, पाकिस्तान के मालिक है वो। फौज तो सिर्फ मुलाजिम है, मालिक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अब ये बयानिया दोबारा बनाना शुरू कर दिया, जनाब ये जंग के दौरान इंडिया के साथ खड़े हो गए थे। कब खड़ा हुआ था कोई भाई? कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। कहते जी इमरान खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। भाई इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया था, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नहीं आया था जंग के दौरान। और बाद में इनको शर्मिंदा होकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ ने जंग को डिजाइन किया था बैठकर, पता नहीं उसने प्लान किया था कहीं पे बैठ के। बाद में ऐसी चीजें करके तो ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए समझ रहे थे कि हमने पूरा साथ दिया कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। और ये वादे हम करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी। मुलाकात
हो नहीं रही और मुकदमात नहीं लग रहे। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने मिसाल दी कि कायदे आज़म ने अस्करी क़यादत को हमेशा कहा कि आप सियासत में शरीक नहीं होंगे। कायदे आज़म ने बार बार कहा, लेकिन उसके बावजूद सुनते नहीं है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर ब्रिगेडियर है, 97 साल उनकी उम्र है, 97 ईयर्स ओल्ड, उनका एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं सुनी तो रिटायर ब्रिगेडियर की क्या बात सुनेंगे। मियां मोहम्मद अहमद साहब, ये फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स, फर्स्ट PMA के है, इतना पुराना फौजी ऑफिसर। उन्होंने कहा पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी है, लेकिन मैं अपने इदारे से कहता हूं कि आइन का एहतराम करें, लोगों की राय का एहतराम करें, अपने हलफ के मुताबिक अपनी ड्यूटी करें। वो समझा रहे हैं फौज को, लेकिन कायदे आज़म की बात नहीं सुनी। तो ये जो लोग अपने इक्तदार की हवस में अंधे होते जा रहे हैं, ये अपने सीनियर्स की बात क्या सुनेंगे। फिर काफी सारे गिले शिकवे भी किए, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कुत्ता कहा गया उन्हें, उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और इसके ऊपर तो बाकायदा माफी का मुतालबा भी किया कि ये अल्फाज वापस लें DGI SPR, और इसके ऊपर उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उन्हें ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने सुन ली होगी, चीजें आपके सामने आ गई होगी। अब दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो इमरान खान साहब का स्टेट ऑफ माइंड बाहर बैठे हुए लोगों से कैसे मुख्तलिफ है। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी ये हो क्या रहा है। देखिए, बाहर बैठे हुए लोग नॉर्मल हालात में इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 3.5 साल से एक जंग जैसी कैफियत में रखा गया है, और इस मुल्क की रियासत ने और इसके इदारों ने मिलकर इमरान खान साहब को मैदान जंग में रखा हुआ है। एक ऐसी जंग में जिसके कोई उसूल भी नहीं है, खवातीन को मारो, बच्चों को मारो, कोई कानून कोई कायदा इस जंग का नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में इमरान खान का रद्द-ए-अमल फितरी है। जब आप जाकर उसको बताएंगे उसकी बहनों को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उठाकर ले जाते हैं, बालों से पकड़ के घसीटते हैं, और बीवी को जेल के अंदर रखा हुआ, इद्दत जैसा घटिया केसेस करके टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी अजीब अजीब चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो ऐसा आदमी किस तरह का रद्द-ए-अमल देगा? क्या ऐसा आदमी नॉर्मल रद्द-ए-अमल दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बड़े आदमी को, जिसको दुनिया में सब जानते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आदमी है इमरान खान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई एक ब्रांड आप ढूंढ के निकाले तो इस रीजन का सबसे बड़ा ब्रांड है इमरान खान। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड जब इमरान खान के सामने खड़े होते थे तो वो पानी भरते थे। ये इमरान खान है, इतना बड़ा ब्रांड है। अब इतने बड़े ब्रांड को आप एक जेल की काल कोठरी में डाल के उसकी फैमिली को मारें, उसकी बहनों को मारें, उसके रिश्तेदारों के ऊपर टॉर्चर करें, उसकी बीवी को जलील करें, तो ऐसी सूरत हाल में आप उससे नॉर्मल रिएक्शन की तवक्को कैसे कर सकते हैं? इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था। जितने लोग भी अंडर ट्रायल हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का मालूम हो सके। इमरान खान ने कहा कि ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई शामिल है। इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने कल मेरी जमानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहां पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। वाजे हो गया कि हुकूमत मुझे मसरूफ करके मामले को तूल देना चाह रही थी। यानी वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को धोखा दिया जा सकता है मुज़ाकरात के नाम पे, कि टाइम गेन किया जाए, और यही काम गुज़िश्ता 2.5 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किया जा रहा है। लगभग 2.25 साल होने वाले हैं, एक ही काम पाकिस्तान में किया गया है कि मामले को तूल दिया जाए, टाइम गेन किया जाए। ऐसा लगता है निजाम ये सोच रहा है कि थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बस ठीक होने ही वाले हैं, अभी बस चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो थोड़े थोड़े दिन करके 2.25 साल होने वाले, हालात तो ठीक नहीं हुए। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि यह भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब कुछ किया, और सब कुछ ये बताने के लिए किया कि वो जो चाहे करें, वो कानून से बालातर है, तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आजाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं
ان میں سنجیدگی نہیں ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، اسی کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ احتجاج 100% کامیاب ہوگا۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے۔ ہم ان کی کیا بات مانیں؟ اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ جیل میں رہتے ہوئے مجھ پر 60 کیسز ہو چکے ہیں، سارے مرکزی کیسز میں میری ضمانت ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود رہا نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب نے سارا بتایا جی کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گور آئے تھے۔ ویسے یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ بات میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب تک کہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا، ہمارا سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اتنی گہری جڑیں پورے سسٹم کے اندر کہ کوئی وزیر اعلیٰ تو کیا، کوئی ایس ایچ او بھی یا کوئی ایک ایس پی یا ڈی ایس پی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جڑیں بہت گہری ہیں نظام کے اندر، تو وزیر اعلیٰ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو مذاکرات کی پیش کی گئی، 10 دن کے لیے ٹائم مانگا گیا تھا۔ جو مذاکرات کرنے والے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کر کے مذاکرات کیے یا بیرسٹر گور کو انفارمیشن ہے، انہوں نے کہا جی کہ 10 دن دے دیے جائیں، 10 دن کے لیے احتجاج آپ مؤخر کر لیں اور مذاکرات جو ہے وہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب اس میں جو ڈائریکٹلی ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کل مجھے انہوں نے آفر کیا آپ 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بے گناہ لوگوں کو رہا کرو، بجائے رہائی کے مجھ پر ایک نیا کیس بنا دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ طاقتور لوگ جس وقت چاہیں آپ کو قید میں رکھ لیں اور جب چاہیں آپ کو رہا کر دیں۔ لہذا انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ یہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے میری گرفتاری کے پیچھے، اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے جو عمران خان صاحب نے فی الحال دینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم احتجاج کریں گے، احتجاج نہیں رکے گا۔ محسن نقوی کو بلا لیا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ ایک کیس چلا گیا تھا، وہاں پہ چیف جسٹس کے پاس یہ کیس لگنا ہی وہاں تھا۔ اسلام آباد میں جب بھی کوئی حکومت سے متعلق یا اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کوئی بھی چیز آتی ہے، وہ 90% جو ہے وہ جا کر سیدھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہی لگتی ہے، وہ اختیار بھی ان کے پاس ہی ہے۔ تو وہ کیس ان کے پاس جا کے لگ گیا اور انہوں نے وہاں پہ طلب کر لیا وزیر داخلہ کو، اور وزیر داخلہ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ آئے۔ تو وزیر داخلہ نے وہاں پہ بات چیت کی۔ بہرحال اب یہ کیس چل رہا ہے کہ اس احتجاج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اب عدالت کے ذریعے سے کوئی حکم لینے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال محسن نقوی نے باہر نکل کے بات چیت کی ہے، اور محسن نقوی نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کیونکہ دھمکیوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس کا جو بھی آرڈر ہوگا اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے۔ مجھے لگتا ہے چیف جسٹس سے سخت آرڈر لے گی یہ حکومت، اور اس آرڈر کو بنیاد بنا کر لوگوں کے اوپر فسطائیت، ظلم اور جبر کیا جائے گا۔ اب چیف جسٹس کا جو سخت آرڈر ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا یہ ہم دیکھ لیں گے آنے والے وقت میں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف خاص دنوں میں پی ٹی آئی کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ اب ایسے وقت میں احتجاج کی کال دی ہے جب بیلاروس کے صدر پاکستان، یار کچھ نہ کچھ تو پاکستان جو ہو ہی رہا ہوں نا۔ تھوڑے دن پہلے احتجاج کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا جی وہ جو ہے وہ ملیشیا کے وزیر اعظم آ گئے، حالانکہ وہ اس دن جا رہے تھے جس دن انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی۔ اس سے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ آصف علی زرداری نانا بن گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بیٹا دیوا، کچھ نہ کچھ تو اس ملک میں ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی مریم نواز کی سرجری نکل آتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ نہ کچھ۔ ایک ملک ہے بھائی اتنا بڑا، تو بیلاروس کا صدر آ رہا ہے، حد ہو گئی ویسے آپ لوگوں کی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بیلاروس کا صدر آئے گا، آگے پاکستان کا سارا قرضہ اتار کے واپس چلا جائے گا، یہ ہوگا؟ یعنی میری سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی نہ کوئی تو پاکستان میں آتا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ اتنا بڑا ملک ہے بھائی، 25 کروڑ اس کی آبادی ہے، ایٹمی پاور ہے دنیا کی 7ویں۔ تو یہاں پہ تو لوگ آئیں گے اور جائیں گے، ہم نے اپنے اندرونی معاملات کو اٹھا کے ہم کہاں پہ جا کے جوڑ دیتے ہیں۔ محسن نقوی نے ایک اور الزام لگا دیا کہ جی خیبر پختونخوا سے جو لوگ آتے ہیں نا ان میں افغان شہری بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک اور چیز انہوں نے اٹھائی، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس پہ محسن نقوی نے کہا جی ادھر ہم خیال کریں یا ادھر خیال کریں، آج 38 لوگ شہید ہو گئے ہیں کرم ایجنسی میں، اب ہم وہاں دھیان رکھیں یا یہاں دھیان رکھیں؟ اب یہ بہت بڑا دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے اور 38 لوگ وہاں پہ بتائے گئے ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق جو شہید ہو گئے ہیں۔ گاڑیوں کے اوپر اندھادھند فائرنگ کی گئی ہے، یہ پارا چنار سے جاتی ہوئی گاڑیاں۔ اس کے اوپر 2 سٹیٹمنٹس ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم اوچت
میں دہشت گردوں نے کانوائے پر فائرنگ کی، اس کے نتیجے میں کم و بیش 38 افراد کی شہادت اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ۔ یہ انتہائی افسردہ ہوں میں، دہشت گردی کی اس گھناؤنی واردات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم نے بہت دفعہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو اس بارے میں بتایا، احتجاج بھی کیے، لیکن کسی کے کان پر چونگ تک نہیں رینگی، اور اس ظلم کو روکنے میں سب ناکام ثابت ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی صوبے میں امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ضلع کرم پارا چنار کا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او تک ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ایک ڈی پی او کو یا ایک آر پی او کو یا ایک ڈی سی کو نہیں ہٹا سکتے، وزیر اعلیٰ ضرور ہے، لیکن اختیارات کہیں اور ہیں۔ مریم نواز کے پاس بھی اختیارات نہیں ہے، لیکن مریم نواز کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ مریم نواز فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، مریم نواز کی جعلی حکومت ہے۔